हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? हम लास्ट क्लासेस में जो हैं अपने कैपिटल बजटिंग के टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। स्टडी टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया बोले तो। अब हम चालू करेंगे कापलान का एग्ज़ाम किट। ठीक है, एग्ज़ाम किट के देखो क्वेश्चंस है ना, कुछ अलग तो नहीं होते, बट ये है कि आपको कुछ रिवीजन टाइप हो जाता है। एक तो रिवीजन हो जाता है, सबसे बढ़िया बात तो ये है ना। और कुछ अगर आपको कमियां लगती है, जैसे मान लो आपको कुछ टॉपिक कम समझ में आया, ठीक है, या आपको लगता है कम प्रैक्टिस हुई, तो इधर जाके वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एग्ज़ाम किट करना वैसे ज़रूरी है, ठीक है, वैसे करना आपको चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम कापलान का एग्ज़ाम किट चालू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस है ना ऐसे हैं कि देखो सब आपको ही करने हैं पहले। इसमें से मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वेट करिए करने का, सब आपको चालू करने हैं, ख़त्म भी आपको ही करने हैं। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन आप करने के बाद देखेंगे खुद का, तभी आपको ये फ्रूटफुल रहेगा। वरना तो आप मतलब देखते रहेंगे सॉल्यूशन तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। जैसे ये 73 क्वेश्चन है, तो अब आपको वीडियो पॉज करके खुद ही चालू कर देना चाहिए क्वेश्चन, और लास्ट के अंदर फिर मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए। करवाऊंगा मैं सारे क्लास के अंदर ही, है ना। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ 2-year प्रोजेक्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट विल बी 125 पेबल इमीडिएटली। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन में बात लागू होगी कि पहले आपको सारे क्वेश्चन में बात अप्लाई होगी कि पहले आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है ना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा ऐसा, क्योंकि एग्जाम किट के क्वेश्चन बिल्कुल वही होते हैं स्टडी टेक्स्ट जैसे, थोड़े बहुत अलग होते हैं बस। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ 2-year प्रोजेक्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट विल बी 125 पेबल इमीडिएटली। वर्किंग कैपिटल 4000 इज रिक्वायर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल बी रिलीज एट द एंड। तो नॉर्मल पॉइंट बोल रहा है ये कि 1,25,000 स्टार्टिंग में खर्च हो रहे हैं, असेट की कॉस्ट है, प्लस 4,000 वर्किंग कैपिटल का खर्चा है। वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में लगेगी और लास्ट में रिलीज़ हो जाएगी, तो ये तो वैसे भी रिलीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। आपको बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, मिनिमम एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, कि कब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें। तो एक तरीके से एनपीवी निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर क्या भाई, कब एक्सेप्ट करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट को। टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बस इसने चेंज क्या किया, जैसे एनपीपी में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इसने क्या बोला कि मिनिमम एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो रिसीव होगी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एंड कब होगा कॉन्ट्रैक्ट का, सेकेंड ईयर के, तो उस दिन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले एक बार अपन प्रेजेंट वैल्यू में निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर क्या, तो प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1,25,000। वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी हमारी, 4,000 की। 1,29,000 टोटल अपनी कॉस्ट हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनफ्लोस जो है वो तो कुछ है नहीं ऐसा, बस एक इनफ्लो होगा वर्किंग कैपिटल का। इस क्वेश्चन में केवल एक ही इनफ्लो है वर्किंग कैपिटल का, कैश इनफ्लो तो है नहीं। तो वर्किंग कैपिटल 4,000 रिलीज़ हो जाएगी, 10% की रेट है, और 2 साल के एंड में रिलीज़ होगी, तो 0.909 0.826, तो 0.826 हो जाएगा। तो 4,000 इंटू 0.826 कर लो, मतलब 3,304। अब ये आउटफ्लो पर, इसमें से इनफ्लो एक है तो वो लेस कर देते हैं, तो पता लग जाएगा मुझे कि कितना आ गया, 125,696, ये आउटफ्लो आ गया इतना। ठीक है, ये लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आया है। सब अपन ने किस में निकाला, प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये पूछ रहा है इसमें कि रिसीव एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितनी रिसीव होगी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, 125,696, और सेकेंड ईयर का पी फैक्टर कितना है, 0.826, तो 152, 174। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि सर ये क्या हो गया, बट इसको बिल्कुल आराम से पीसफुली पढ़ना। बाद में जब मैं ये करवा दूँ पूरे क्वेश्चंस, तो वापस से देखना, तो आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा क्या बोल रहा है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इसलिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ रही है, और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड ईयर में हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए पी फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। तो 152 174 आ जाएगा इसका आंसर। तो 152 174 या फिर 1,52,000 इसने राउंड ऑफ कर दिया, बट अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन से तो 152, अच्छा यहाँ पे बोला है कि नियरेस्ट 1000 में आंसर दो, तो 1,52,000 आंसर दे दोगे आप। क्लियर? अच्छा, मैंने देखो इनके आंसर्स आगे ही इसके अटैच कर रखे हैं। क्लियर क्या? तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। हालांकि आप आंसर्स जो है ना कॉपी में अपने खुद कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप अपनी कॉपी के अंदर केवल आंसर्स कर रहे हैं, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नोट्स वोट्स सब पीपीटी में बन रखे हैं, मतलब ये पीपीटी जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ, मैंने क्वेश्चन फिर आंसर क्वेश्चन आंसर, वरना आप बुक में देखते हो तो 100 पेजेस के बाद आपको आंसर मिलता है उस टॉपिक का, ठीक है, अगर एग्जाम किट में देखोगे तो ऐसे ही अप्रोक्स, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे है। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों में से। ये आपका क्वेश्चन है, आप ही आंसर दोगे, बताओ। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज अ रेलेवेंट कैश फ्लो, नहीं, केवल डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं होता, ठीक है, जो टैक्स में अलाउ होगा, नहीं, क्या होता है, सेविंग्स ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन इज रेलेवेंट कैश फ्लो। भाई डेप्रिसिएशन खाली रेलेवेंट कैश फ्लो थोड़ी होता है, जो सेविंग्स होती है इसके ऊपर टैक्स में, वो होता है रेलेवेंट कैश फ्लो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड, असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन रिक्वायर रेलेवेंट कैश फ्लो टू बी डिस्काउंटेड बाय द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, नहीं, हम किससे डिस्काउंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट और एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों से, क्योंकि कंपनी जो है दोनों से पैसा रेज करती है, इक्विटी से भी डेप्ट से भी, खाली डेप्ट से रेज नहीं करती है। ये चीज़ आपको जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लोगे ना चैप्टर, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। इफ़ कैपिटल इज राशनड, राशन मतलब कि कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल राशनिंग टॉपिक पढ़ा था ना अपन ने, कैपिटल लिमिटेड है, तो आपको याद आना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इशू आ जाता है जब कैपिटल लिमिटेड है। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल ये किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो प्रोजेक्ट कैन बी रैंक बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब कैपिटल कम होती है हमारे पास, डिविजिबल प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ लेते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक लेंडिंग आर एसोसिएटेड विद हार्ड कैपिटल राशनिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक तो हार्ड होती है और एक सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट मतलब इंटरनल कंपनी की है ना, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ही आपके लोन लेने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे बैंक, कई बार बैंक होते हैं, तो बैंक पे भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, बैंक पे भी गवर्नमेंट लोन लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, लोन लेना देना कुछ ही नहीं कर सकती वो। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट हार्ड कैपिटल राशनिंग हो गया, एक्सटर्नल है ना ये इसलिए। तो सी और डी शुड बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप खुद कर सकते हो। अ कंपनी हैज़ 31 दिसंबर हैज़ इट्स अकाउंटिंग ईयर एंडेड। On 1st January 2005, a machine costing 20 lakh is purchased. The company expected to sell the machine on 31st December 2006 for 3,50,000. कितने साल का क्वेश्चन है जरा बताना जाए। 1 जनवरी 2005 से चालू हो रहा है, 2005, 15, 25 कुछ भी कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2025 कहना चाहो तो 2025 कह लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ये लगाते ही इस तरीके से एक्स हैं ताकि इनको फिगर्स बार बार बदलना ना पड़े। तो 1 जनवरी 2005 मशीन खरीदी 20 लाख की, और ये 31 दिसंबर 2006 को बेच देंगे, मतलब कितने ईयर्स का क्वेश्चन हो गया, 2 ईयर्स का। ऐसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। रेट ऑफ टैक्स कंपनी के ऊपर है 30% की, डेप्रिसिएशन जो होगा 25% लगेगा ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। बैलेंसिंग अलाउंस अपन जानते हैं, जिस साल असेट बेचते हैं उस साल असेट की बुक वैल्यू माइनस जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो बैलेंसिंग अलाउंस हो जाता है, मतलब लॉस ऑन सेल कुल मिला के, ठीक है। इज़ अवेलेबल ऑन द डिस्पोजेबल ऑफ असेट,
डिस्पोजल ऑफ असेट, तो ये तो वैसे भी पता है कि बैलेंसिंग अलाउंस जो है डिस्पोजल ऑफ असेट पे ही मिलता है। कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है टू ऑब्टेन द टैक्स रिलीफ फॉर टैक्स अलाउबल डेप्रेशन एज सून दे अराइज। ठीक है, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेप्रेशन आप ये मत मानना कि प्रॉफिट नहीं दे रखे तो डेप्रेशन कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, कंपनी के पास है प्रॉफिट ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स सेविंग फ्रॉम द टैक्स अलाउबल डेप्रेशन ऑन 1 जनवरी 2005। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट बताना है जो डेप्रेशन पे मिलेगा उसका। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। तो 2 सालों का डेप्रेशन निकलेगा, देखो यहाँ पे एक तो 2005 और एक 2006। 5 में कितना डेप्रेशन होगा, 20 लाख की एसेट की कॉस्ट है, इस पे डेप्रेशन की रेट चल रही है 25%। ठीक है, तो 20 लाख का 25% कितना होता है भाई, 5 लाख। 5 लाख पे 30% टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, तो टैक्स का बेनिफिट कितना हो गया, 1,50,000। और इसको हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी लिख देते हैं पीवी फैक्टर। ऐसे 2006 का डेप्रेशन कैसे निकलेगा बताओ, 20 लाख की एसेट की कॉस्ट थी, उसमें से 5 लाख का पहले साल डेप्रेशन लग गया, एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची, 15 लाख। 15 लाख की बुक वैल्यू को हमने एसेट को कितने में बेच दिया, 3,50,000 के अंदर। ठीक है, ये बुक वैल्यू थी, इतने में सेल कर दिया, तो 15 माइनस 3.5 मीन्स हमें 11.5 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, 11.5 लाख का लॉस हो गया, क्लियर। ये लॉस ऑन सेल है, तो ये पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। इसमें हमें 30% जो है एक तरीके से टैक्स रेट है ना, 30% कंपनी की, तो 11.5 का 30% 3,45,000 इंटू, अब इधर का पी फैक्टर और इधर का पी फैक्टर, 15% रेट है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.869, कोई इसको 870 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 0.756। अब आप इसको निकाल लो, 1,50,000 इंटू 0.869 मतलब ये हो जाएगा 130, 350 और 345 इंटू 0.756, 268.20। तो आ जाएगा 391,170। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स कितना हो गया, इसके बराबर हो गया। नियरेस्ट 1000 बोला है ना इसने, क्लियर क्या। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। राउंड ऑफ की वजह से इनका जैसे 320 आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे पॉइंट पूरा ले लिया होगा 870, जैसे अपन ने यहाँ पे 869 लिया है, यहाँ पे 870 ले लोगे तो आपका ओवर एग्जैक्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। ए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज अ कॉस्ट ऑफ 12,000 पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन। द पॉसिबल फ्यूचर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू एंड एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटीज के साथ फिगर्स दे रखे हैं 1 ईयर और 2 ईयर के। पहले 2 केस में तो बिल्कुल अच्छे फिगर्स हैं, लास्ट प्रोबेबिलिटी बोलती है कि लॉस भी हो सकता है और उसके 25% चांसेस हैं। इधर यहाँ पे देखो 20,000 ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर देखो 20,000 होने की 75% प्रोबेबिलिटी है और 2,000 होने की 25% प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये वैसे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है। और देखो ये टर्म्स अपन को ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑलरेडी है, हम उसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद, तो एनपीवी आ जाएगी हमारी। ठीक है, करके देखें। जैसे ईयर 1 ले लेते हैं पहले, 16,000 इंटू 0.15 मतलब, ये आपने वैसे कर लिया होगा क्वेश्चन आराम से अभी तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 4,000 का लॉस है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो 16,000 इंटू 0.15, 12,000 इंटू 0.60, तो ये हो जाएगा 9600। 9600 में से 1000 चला जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास 8600। ये ईयर 1 का आ जाएगा।
ईयर 2 का इस तरीके से 20,000 इंटू 0.75, और ये प्लस है लेकिन ये फिगर लॉस में है तो माइनस ही हो जाएगा वो तो बाद में, ठीक है। 20,000 इंटू 0.75 और 2,000 इंटू 0.25, मतलब 500 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। 500 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 14,500, 14,500, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 23,100 उसमें से कॉस्ट ऑफ एसेट लेस कर देते हैं तो 12,000। मीन्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें कुछ है ही नहीं एकदम। 11,100 आ जाएगा आंसर, तो 11,100 आ गया। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसका ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, इन्फ्लेशन रेट 8% चल रहा है। तो 100 एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी मैंने आपको बताया था 100 ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल ले ले करो, तो जो फिगर आ जाएगी 121 आ जाएगी। 121 में 8% मतलब ये 1.08 है, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 121 अपॉन 1.08 मीन्स आ जाएगा 112 माइनस 100, मतलब ये आ जाएगा 12% के आसपास, ठीक है। एग्जैक्टली 12.03 आएगा, ठीक है। बट इन्होंने बोला है नियरेस्ट होल नंबर में आपको राउंड ऑफ करना है, तो 12% सफिशिएंट है, ठीक है। चलो देखो, अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट दैट हैज अ इनिशियल आउटफ्लो फॉलोड बाय सेवरल ईयर्स ऑफ कैश इनफ्लो विद द कैश आउटफ्लो इन द फाइनल ईयर। हाउ मेनी IRR कुड देयर बी फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, फिर कई सालों तक कैश इनफ्लो होगा और लास्ट ईयर के अंदर वापस से कैश आउटफ्लो होगा। जब ऐसे बीच बीच में कैश आउटफ्लो हो जाते हैं तो IRR के अंदर क्या इशू आता है, IRR के अंदर ये इशू आता है कि ये मल्टीपल IRR बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए IRR को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो कितने IRR आ सकते हैं, आइदर 1 आइदर 0 और 2, एक भी IRR नहीं आएगा या 2 IRR आ जाएंगे, एक या 2 IRR आएगा, 0 1 2, तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ कितने भी IRR आ सकते हैं, 0 1 2, ठीक है, ओनली 2 भी नहीं। क्लियर। अच्छा, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कैश आउटफ्लो इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव कैश इनफ्लोज। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कैश आउटफ्लोज इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ मतलब पहले साल के अंदर ही कैश आउटफ्लो होगा, बोल रहा है कि कुछ सालों तक स्टार्टिंग में क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, उसके बाद फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव कैश इनफ्लोज, उसके बाद लगातार क्या होंगे, कैश इनफ्लोज होंगे पॉजिटिव। द टोटल कैश इनफ्लोज एक्सीड द टोटल कैश आउटफ्लो, ये भी बता दिया इसने, इनफ्लोज ज़्यादा हैं आउटफ्लोज कम है। द प्रोजेक्ट वॉज ओरिजिनली इवेल्युएटेड अज्यूमिंग अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब पहले इन्होंने सोचा था कि इन्फ्लेशन जीरो होगा तो उस हिसाब से इन्होंने एनपीवी वगैरह निकाली होगी। इफ द प्रोजेक्ट वर री इवेल्युएटेड ऑन द अजम्पशन दैट कैश फ्लो वर सब्जेक्ट टू पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर ये माना जाए कि कैश फ्लोज जो हैं उसमें इन्फ्लेशन भी है, अभी तक हम क्या मान रहे थे कि इन्फ्लेशन जीरो है, तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पेबैक पीरियड एंड IRR, इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्सेस वेदर द पेबैक एंड IRR वुड इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप सोचो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल ले लेते हैं। पहले कुछ आउटफ्लो हुआ, जैसे 100 आउटफ्लो हुआ, फिर 100 आउटफ्लो हुआ, उसके बाद लगातार क्या है, इनफ्लोज हो रहे हैं, जैसे 200 200 200 200, इनफ्लोज ज़्यादा हैं आउटफ्लो कम है, ठीक है। पहले इन्फ्लेशन जीरो था, इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है। अब इन्फ्लेशन भी आ गया है पिक्चर के अंदर, इन्फ्लेशन आ गया तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आने से फिगर सारे बढ़ जाएंगे, ओवर स्टेट हो जाएंगे, तो एक हमने बताया था ना भ्रम पैदा हो जाता है, मिराज पैदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बोलते हैं ना अपन मिराज, भ्रम जो होता है जो सच नहीं होता, तो वो पैदा हो जाएगा, तो सारे ये फिगर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो 0 ईयर का है,
फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, बाकी सारे के सारे इनफ्लो बढ़ जाएंगे, मतलब कुल मिला के इनफ्लो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पेबैक पीरियड मान लो, अभी अभी सोचो पेबैक पीरियड जो है 200 के हिसाब से निकाला हमने, अगर ये पेबैक पीरियड सपोज करो 220 के हिसाब से निकालें तो पेबैक पीरियड क्या आएगा, कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर इनफ्लोज क्या हो जाते हैं हर साल, देखो हर साल ये फिगर बढ़ जाते हैं इनफ्लोज के, बस पहले साल केवल आउटफ्लो बढ़ता है, थोड़ा सा आउटफ्लो बढ़ेगा लेकिन इनफ्लोज ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, मतलब जल्दी रिकवर हो जाएगा आपका, क्योंकि इनफ्लोज ज़्यादा हो जाएंगे ना। और IRR मतलब जो प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न होती है जो हम कमा रहे होते हैं वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमें लगेगा कि हम प्रोजेक्ट से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। ये एक IRR क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देगा हमें, क्लियर क्या। तो आउटफ्लो का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, इनफ्लो का, ठीक है। आउटफ्लो के लिए लिख रखा है केवल फ्यू ईयर्स, अब एक की जगह 2 साल ले लो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफ्लोज बहुत सारे साल तक है, फिर मैं 6-7 साल तक लिखने बैठ जाऊंगा, कोई मतलब नहीं उसका, बस ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, ठीक है। 79 तो पेबैक डिक्रीज, IRR इंक्रीज, ठीक है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बट केवल समझाने के लिए दे रखा है यहाँ पे। द लोअर रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कम हो रिस्क, ये क्या इंक्रीज होगा तब रिस्क कम हो जाएगी। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा तो रिस्क कम हो जाएगी, नहीं, तब तो रिस्क बढ़ जाएगी। फ्यूचर कैश फ्लो अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, तो रिस्क कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कापलान के अंदर, स्टडी टेक्स्ट में ही था ये। तो मैंने आपको बताया था कि IRR बढ़ने से भी वैसे रिस्क कम हो जाती है, लेकिन IRR कोई इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है, कैश फ्लो पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, तब तो रिस्क और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर तो हमारी NPV कम आने लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि PE फैक्टर बढ़ जाता है तो NPV कम हो जाती है। तो 80 का B। 81 पे आ जाओ। ए कंपनी हैज़ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ कैश फ्लो फॉर अ प्रोजेक्ट, क्या पैटर्न है बताओ। आउटफ्लो हैं और 5 साल के इनफ्लोज हैं, डिस्काउंट रेट 10% है, डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ज़बरदस्ती अपन टाइम लगा रहे हैं इन क्वेश्चन के अंदर। 0.909, 0.826, 0.751, 683 और 621, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो 40,000 इंटू 0.909 ये हो जाएगा 36,360, ठीक है। 20,000 इंटू 0.826 16,520, 30,000 इंटू 0.751 22,530, 5,000 इंटू 0.683 3,415 और 40,000 इंटू 621 24,840। अब इसका क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव। मैंने आपको बताया ना पेबैक पीरियड ही तो कर रहे हैं बस। पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक में क्या डिफरेंस होता है कि डिस्काउंटेड में PV फैक्टर यूज कर लेते हैं, भाई नाम ही डिस्काउंट दे रखा है, तो डिस्काउंट का तो हमने मीनिंग ही समझा था कि PV फैक्टर का यूज करना। 36,360 प्लस 16,520 52,880, ठीक है। 36,360 प्लस 16,520 प्लस 22,530 75,410। मेरे को कॉस्ट कितनी देखनी है, 1 लाख कहाँ पे रिकवर होती है, प्लस 3,415 7,8,825। ये सब क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ कि आप पहले कर चुके हो, ठीक है, मतलब मेरे टाइम पे ही कर रहे हो हैंड टू हैंड, और मेरे से पहले कर रहे हो वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। 103,665 देखो कितना एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है, बोले 4 साल में तो कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, लेकिन हाँ 5वें साल के अंदर जाके कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ईयर 5। लेकिन अगर हमें बहुत प्रिसाइजली निकालना है, वैसे इसमें प्रिसाइजली निकालने के लिए बोला नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है इन वॉट ईयर, ठीक है, कौन से ईयर में बोल रहा है। लेकिन अगर हमें प्रिसाइजली निकालना है बिल्कुल, तो 4 ईयर तो कम से कम लगेंगे। 4 ईयर में 78,825 रिकवर हो जाएंगे, तो 1 लाख माइनस 78,825,
तो 21,175 जो बच गए वो कौन से ईयर में रिकवर होंगे? 5th ईयर में। 4, तो 4.529 आ रहा है, तो 53 कर देते हैं ईयर्स। ये बिल्कुल इसका प्रिसाइज आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे कर रखा है, इसको मत देखे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना जो तरीका है वो फॉलो करे करो। चलो अब अपन आते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूडान विशेस टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,32,000 विच विल जनरेट अ इक्वल कैश इनफ्लो ऑफ 1,46,400 इन परपीचुटी। मतलब जिंदगी भर तक इनफ्लो देगा। अपन से क्या बोल रहा है, इन इफ द फर्स्ट इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज ईयर आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि पहली बार इनफ्लो कब होगा? जैसे 0 ईयर में आउटफ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं ना ये। व्हाट इज द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट? क्या IRR होगी? तो क्या करेंगे, कैश इनफ्लोज को आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे। हमने पढ़ा था ना सिंपल, अगर परपीचुटी तक है तो IRR में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको हाँ लगता है कि भाई सर याद नहीं आ रहा, तो आप फिर वीडियो पुराने जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, PPT भी रिवाइज कर सकते हो 20%। अगर आप उल्टा फॉर्मूला याद रख लोगे तो आप क्या करोगे, 732 डिवाइडेड बाय 146,400 करोगे। ठीक है, तो फिर पता है क्या आएगा, तो फिर आ जाएगा 500%। 500 पे कोई टिक लगा देगा, देखो 500 भी इन्होंने दे रखा है, तो ये गलती मत कर देना। ठीक है, 82 का ए। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ IRR? बताओ क्या एडवांटेजेस होते हैं IRR के, तीनों के तीनों में से। क्या लगता है भाई, क्या एडवांटेजेस होंगे IRR के? एक तो इट कंसिडर द होल ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सही बात है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइफ कंसिडर करता है। यूजेस कैश फ्लो नॉट प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न, नहीं, एब्सोल्यूट जो अमाउंट है वो कौन बताता है? NPV। इट इज़ अ एक्यूरेट कैलकुलेशन, नहीं, इसमें तो अपन इंटरपोलेशन करते हैं, और याद होगा आपको तो हर किसी का आंसर अलग अलग आता है इंटरपोलेशन करते समय। ठीक है, इट इज़ यूजफुल व्हेन लिक्विडिटी इज पुअर, ये भी नहीं होता, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने आज तक कभी। इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाँ ये बात तो सही है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, A, B और F। 3 ही पूछे थे इसने, 3 बता दिए अपन ने। ठीक है, फिर इसको पढ़ सकते हो आप सॉल्यूशन को। अब अपन आते हैं 84 पे। जोन्स लिमिटेड प्लान्स टू स्पेंड 90,000 ऑन द आइटम ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2002। The expenditure is eligible for 25% allowable depreciation and zones pay tax rate of 30%. Tax is paid at the end of the accounting period. Normal बात कर रहा है. The equipment will produce a saving of 30,000 per annum for its expected useful life deemed to be receivable 31st December. The equipment will be sold for क्या है 25,000 for on 31st December 2005. ईयर एंड जो है 31st दिसंबर है। टैक्स सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10% है। पोस्ट टैक्स है मतलब आफ्टर टैक्स है, तो हम हमेशा वैसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स लेते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एट 1 जनवरी 2002, स्टार्टिंग के अंदर मतलब प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मल पूछ रहा है, ऑफ द टैक्स सेविंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द टैक्स अलाउबल डेप्रेशन। ठीक है, तो पहले तो हम डेप्रेशन निकालते हैं फिर उसकी टैक्स सेविंग निकाल लेंगे। कितने साल का क्वेश्चन है बताओ, सोचो। ये 2002 से चालू होता है, 2005 पे ख़त्म होता है, तो 2002, 3, 4 और 5। चलो पहले 2002 का निकालते हैं। असेट की कॉस्ट क्या है 90,000। डेप्रेशन कितना मिलेगा 25%। ठीक है, तो 90,000 का 25% कितना होता है भाई डेप्रेशन 22,500। ठीक है, अब देखो इसका क्या है 30%, आप चाहो तो यहाँ पे निकाल दो, इंटू 30% करो,
फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी पे 30% है ना टैक्स रेट, हर किसी ईयर में 30% से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्यों ना ये काम स्मार्ट कर लें कि पहले पी फैक्टर निकाल लें और फिर सबका एक साथ 30% निकाल लें। कैसे, देखो अभी पता लग जाएगा आपको। तो पहले साल का तो डेप्रेशन आ गया 22,500, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेप्रेशन लगाओगे आप 90,000 माइनस 22,500, है ना। कुछ भी नहीं देखा हो तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जनरली यहाँ पे WD मेथड ही यूज़ करने के लिए बोलता है, क्योंकि जो यूके का टैक्स लॉ है 25% डेप्रेशन जनरली अलाउ करते हैं, ठीक है, WD मेथड से। तो 67,500 का 25%, 16,875, क्लियर। ये 2 साल का डेप्रेशन आ गया। फिर वापस से लेस कर दो इसमें से अमाउंट, तो आ जाएगा 5625 का 25% डेप्रेशन, 12,656। फिर लेस कर दिया तो बुक वैल्यू कितनी बची, 37,969 माइनस 37,969 को हमने असेट को हमने लास्ट ईयर में बेच दिया 25,000 के अंदर, तो लॉस ऑन सेल हो गया। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग अलाउंस 12,969 का, ठीक है। तो अब हमें डेप्रेशन जो है, अब हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इन सब ये डेप्रेशन का अमाउंट आ गया। अगर मैं इनको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रेशन आ जाएगा, और लास्ट में इसको एक साथ ही 30% टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको ऐड करके, तो टैक्स बेनिफिट भी आ जाएगा ना। तो टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट सॉरी पीवी फैक्टर कितना है, पीवी फैक्टर 10% है, तो 0.909, 826, 751 और 683। तो 22,500 इंटू 0.909, 20,452, फिर 16,875 इंटू 0.826, 13,939, 12,656 इंटू 0.751, 9,505, 12,969 इंटू 0.683, 8,858। तो आ जाएगा, चारों को प्लस कर लेते हैं, 13,939 प्लस 9,505 प्लस 8,858, 52,754, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, 30% है ना, टैक्स रेट कितनी है, 30% है, तो आ जाएगा 15,826, ठीक है। तो सबसे 26 आ रहा है ना, तो 26 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 15,828 आ जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका 828 या 826, ठीक है। तो अपन ने राउंड ऑफ करके थोड़ा सा 2 का डिफरेंस चल जाता है राउंड ऑफ में, क्लियर क्या। तो अपन ने देखो यहाँ पे स्मार्ट काम क्या किया, इसको 30% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डेप्रेशन निकाला, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर डेप्रेशन, क्योंकि हर बार 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये लोग तो पहले 30% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपन क्यों फालतू 30% से मल्टीप्लाई करें, अपना काम बढ़ेगा ना ज़बरदस्ती का। आगे देखते हैं, 4 प्रोजेक्ट PQRS are available to a company which is facing a shortage of capital over the next year but expect capital to be freely available thereafter। क्या बोल रहा है कि 4 प्रोजेक्ट हैं PQRS जो है अब ध्यान सुनना क्वेश्चन, कंपनी जो है फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ओवर द नेक्स्ट ईयर बट एक्सपेक्ट टू बी फ्रीली अवेलेबल देयर आफ्टर। कंपनी केवल नेक्स्ट ईयर के अंदर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फेस कर रही है, उसके बाद कंपनी की जो कैपिटल, मतलब कंपनी को कैपिटल की मारामारी नहीं रहेगी, है ना, मतलब कंपनी को पैसे की मारामारी नहीं रहेगी, कम नहीं रहेंगे कंपनी के पास पैसे, ठीक है। अब टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, कैपिटल रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट ईयर, तो कमी कहाँ पे आ रही है, केवल इस पॉइंट पे, उसके बाद तो फिर
जो कैपिटल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पे केवल नेक्स्ट ईयर में दिक्कत आ रही है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीवी निकाल रखी है। आपको ये पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इन व्हाट सीक्वेंस शुड द प्रोजेक्ट बी सेलेक्टेड इफ द कंपनी विशेस टू मैक्सिमाइज द एनपीवी, ठीक है, किस सीक्वेंस में कंपनी को प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है, कैपिटल कम है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन से मेथड पे जाना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, पी क्यू आर एस 4 प्रोजेक्ट है, ठीक है, एनपीवी डिवाइडेड बाय जो कैपिटल शॉर्ट है, तो 60/20 30, 40/10 कितना 4, 80/30 80/30 2.67, 80/40 मीन्स 2। अब रैंक दे दो, रैंक सबसे पहले किसको दी जाएगी, 1 ये 3 आएगा ना, यहाँ पे 30 को लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे Q को, फिर P, फिर R और फिर S, QPRS, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एलिशिया इज कंटेम्पलेटिंग परचेजिंग फॉर 2,80,000 अ मशीन दैट शी विल यूज टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स ऑफ द, एक मिनट है ना, हाँ ठीक चल रहा है। मशीन खरीदने के सोच रही है 2,80,000 का, इससे 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे पर एनम फॉर 5 ईयर्स। दीज प्रोडक्ट विल बी सोल्ड फॉर 10 ईच एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 रहेगी, फिक्स कॉस्ट जो है 70,000 पर एनम, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, और 25,000 पर एनम फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट द एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम फॉल फॉर द प्रोजेक्ट टू बी रिगार्डेड एज नॉट वर्थवाइल। समझ में आ गया वो क्वेश्चन किसका है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें इसको अटेम्प्ट करना आता है। लेट, इसमें यूनिट्स पूछी है, तो यूनिट्स को आपको क्या मानना पड़ेगा, x, ठीक है। सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन 4x, ठीक है। तो 4x माइनस फिक्स कॉस्ट इनटू पी फैक्टर, 5 साल का लेंगे, ठीक है। तो 5 साल का 10% पे क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.0 1 1.10 1 2 3 4 5 3.791, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ असेट, और तो कुछ है नहीं, देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कैश फ्लो इनटू पी फैक्टर माइनस इनिशियल कॉस्ट एनपीवी 0, ठीक है। तो 4 इंटू 3.791, ये सब अपना रिवीजन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है ना। 95,000 इंटू 3.791 360,145 माइनस 280 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ले लेंगे, ठीक है, और साइन भी प्लस का रह जाएगा, फिर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे इसको। 360,145 प्लस 280 तो 640,145 और 15.164x, तो x बराबर 422,115, ठीक है, यूनिट्स। इतनी यूनिट्स गिर जाएगी तो एनपीवी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 0 हो जाएगी, मतलब 0 से कम हो जाएगी। तो 50,000 यूनिट्स आप बेच रहे थे, तो 50,000 में से अगर कितनी गिर सकती है एनपी, मतलब यूनिट्स हमारी, जहाँ तक नुकसान नहीं हो, 7785 यूनिट्स,
ठीक है, अगर इसके नीचे भी हमारा वॉल्यूम गिर गया तो फिर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वर्थवाइल नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपर कैप है हमारा। ठीक है, देख सकते हो आप इसको। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा। द पेबैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर दैट इट टेक्स अ बिजनेस टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द नेट रिटर्न। पहले तो डेफिनेशन दे दी पेबैक पीरियड की, कि पेबैक पीरियड वो इतने साल होते हैं जिसमें बिजनेस को कैश इनफ्लो जो है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट रिकवर होने में टाइम लगता है जितना। सेलेक्ट द करेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन चॉइसेस। इट इज कैलकुलेटेड बिफोर ऑब्लिक आफ्टर डेप्रिशन एंड बिफोर ऑब्लिक आफ्टर टैक्स। बताओ आप पेबैक में क्या लेते हैं अपन। पेबैक में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सी फैट। देखो सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से, याद नहीं रहे तो। पेबैक, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन सब में क्या लेते हैं, सी फैट। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या लेते हैं, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इंटरेस्ट ज़्यादातर हमने देखा, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो एआरआर मतलब एक तरीके से वही जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कभी ना कभी F7 में भी पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे ईबीआईटी लेते हैं। ठीक है ना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चलो सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ईबीआईटी। तो अब यहाँ पे तो अपन से पेबैक के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पेबैक में सी फैट लेते हैं। सी फैट का क्या मतलब होता है कि पहले जैसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया, उसमें से हमने डेप लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर हमने टैक्स लेस कर दिया तो पीएटी आ गया, पीएटी में फिर डेप ऐड कर दिया तो क्या आ गया, सी फैट आ गया। तो ये आफ्टर टैक्स होता है या बिफोर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये होता बिफोर डेप्रिसिएशन है। क्यों, क्योंकि देखो डेप आपने एक बार लेस किया, वापस से ऐड कर दिया, तो लेस करा था तो आफ्टर डेप हुआ, लेकिन वापस से ऐड कर दिया तो क्या हो गया, बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया, नहीं हो गया भाई, पहले लेस किया फिर वापस से ऐड कर दिया तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो हो गया ना। ठीक है, तो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, तो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेटा ऑफ अ रिलेवेंस टू इवेल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल टर्म्स में दे रखी है, इन्फ्लेशन 8% है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो 6% और आउटफ्लो में इंक्रीज होगा 4% का। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एडजस्टमेंट विल लीड टू करेक्ट एनपीवी बीइंग कैलकुलेटेड। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनफ्लो को 6% से तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो, और आउटफ्लो को भी 6% से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 8 वाला भी गलत है, फालतू में दे रखा है तो जबरदस्ती का। ठीक है, तो ये दोनों तो बकवास हो गए पॉइंट, और मैं इसको आराम से बिना सॉल्व करे भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि देखो रियल टर्म्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इन्फ्लेशन इसमें ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में यहाँ पे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहा है इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करने के बाद, तो ये तो गलत हो जाएगा ना पॉइंट, तो ऑब्वियसली आंसर ठीक होगा। लेकिन अपन चाहें तो नॉमिनल टर्म्स में इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे, 100 प्लस 10%, 110, 110 में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर दो 10, तो ये आ जाएगा 118.8, तो ये भी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्पॉटी लिमिटेड प्लान टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 18,000 टू सेव लेबर कॉस्ट थ्रू लेबर एफिशिएंसी सेविंग्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफ्लो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग्स हो रही है कॉस्ट की, तो कुछ सेविंग हो रही है कॉस्ट की, वो भी एक तरीके से इन्फ्लो ही हुआ ना। ठीक है भाई, पैसे का ना जाना, अगर पैसे नहीं जा रहे हैं तो एक तरीके से वो आ ही रहे हैं, बचत हो रही है।
गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप गाड़ी जब चला रहे हो, ठीक है ना, और रेड लाइट आ जाए तो वहाँ पे गाड़ी को बंद कर दो, ठीक है, अगर आपको कुछ 30 40 50 सेकंड अगर रेड लाइट दिखती है तो, क्योंकि अगर आपने बंद कर दी गाड़ी तो जो फ्यूल की कॉस्ट बचेगी तो वो आपकी एक तरीके से इनकम ही तो है, ठीक है। तो स्पॉटी लिमिटेड प्लान टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 18,000 टू सेव लेबर कॉस्ट थ्रू लेबर एफिशिएंसी। लेबर सेविंग्स वुड बी 9,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड वुड इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर बाय 10%। पहले साल के अंदर लेबर सेविंग्स कितनी होगी? 9,000 की, अगले साल 10% से बढ़ जाएगी, मतलब अगले साल कितनी हो जाएगी? 9,900 की। द एस्टिमेटेड जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 8%। इन्फ्लेशन की रेट 8% है और रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 12% है, तो रियल है, ठीक है। तो रियल को नॉमिनल में बदल सकते हैं अपन, क्योंकि देखो ये सारे फिगर्स जो हैं, लेबर सेविंग्स जैसे 9,000 है, कुछ भी नहीं रखा तो क्या होता है इसका मतलब कि वो नॉमिनल में होगा। नॉमिनल मतलब जो नॉर्मली जो होता है, अपन नॉर्मली कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो नॉमिनल ही होता है, कैश इनफ्लो, ठीक है। कभी भी रियल टर्म्स में अपन मार्केट में एकदम से बोलते नहीं, रियल में अपन को कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉमिनल ही है, तो इसको ऐसा करते हैं हम, इन्फ्लेशन को भी नॉमिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी नॉमिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 प्लस 12% मीन्स 112, 112 प्लस 8%, 120.96, ठीक है, माइनस 100, तो ये अप्रोक्स 21% आ जाएगा। 21% ही सही रहेगा, या फिर आप 20.96 भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रिसाइजली आप 20.96 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 रहने देते हैं अपन। द मशीन हैज़ अ 2 ईयर लाइफ विद द एक्सपेक्टेड साल्वेज वैल्यू ऑफ 5,000 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 2, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इनफ्लोज हैं एक तरीके से, ये लेबर सेविंग्स हो गया, ठीक है, 2 साल तक लगातार, और हमें 5,000 का साल्वेज और मिलेगा, ठीक है। आप व्हाट इज़ द नेगेटिव एनपीवी ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट? पहली क्वेश्चन ने कह दिया कि एनपीवी इस क्वेश्चन में नेगेटिव आएगी, ठीक है, मतलब इसको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो इसने कह दिया, तो अपन ऐसा करते हैं कि एनपीवी नेगेटिव ही निकाल के दिखाते हैं। इसको निकाल लिया होगा वैसे तो आपने इसको क्वेश्चन को आराम से। अब ऐसा करो, देखो स्मार्ट काम करने के लिए हम ये साल्वेज वैल्यू को सेकेंड ईयर में ऐड कर देते हैं ना, तो जब पी फैक्टर से करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, 20.96, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई दोनों इनफ्लो ही तो है, क्या दिक्कत है? तो 20.96 1 डिवाइडेड बाय 1.2096 मीन्स ये हो जाएगा 0.827 और 0.683, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 7,443 और 9,000 प्लस 5,000 इंटू 0.683, 10,177, 17,620 आ जाएगा ये, माइनस इसमें से हम लेस कर देते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ असेट 18,000 की, तो आ जाएगी 380, ठीक है। क्या सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। वही रियल से नॉमिनल के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर डिस्काउंटिंग करनी है, तो 380 इसका आ जाएगा। हाँ देखो इन्होंने भी 20.96 ले रखी है, तो आप भी 20.96 ही लेना चाहिए अपन को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनी बाइज अ मशीन फॉर 10,000 एंड सेल इट फॉर 2,000 एट टाइम 3। रनिंग कॉस्ट जो है वो मशीन की अलग अलग साल की दे रखी है। इफ अ सीरीज ऑफ मशीन आर बॉट सोल्ड एंड रन एंड सोल्ड एन इनफाइनाइट साइकिल ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब ऐसा हर साल होगा, हर बार होगा कि हम हर 3 साल के अंदर मशीन खरीदेंगे इनफाइनाइट टाइम के लिए, रिप्लेस करेंगे। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इफ द डिस्काउंट रेट इज 3%, वो 10%। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल के बतानी है, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी हम निकालने में चैंपियन है। क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है? 10,000, लाइफ ईयर 1 2 3, तीनों सालों के इनफ्लोज अलग अलग हैं, मतलब कॉस्ट है, सॉरी रनिंग कॉस्ट है ये ना, इनफ्लोज नहीं है इसमें। 3,000,
5,000 और 7,000। ठीक है, अब देखो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे दिमाग लगाए तो तीनों सालों की रनिंग कॉस्ट अलग अलग है। अब मैं आपको छोटे छोटे करने के तरीके बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर, कैसे आप स्मॉल कर सकते हो अपने स्टेप्स को, क्योंकि एमसीक्यू तो है, क्या दिक्कत है। अब ये सेल कर रहे हैं हम थर्ड ईयर में, बताओ क्या कर सकते हो, ये सब कॉस्ट है। तो अगर मैं इसको इधर से माइनस कर दूं और फिर पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो 7,000 का अलग से, अब जैसे 3, 5, 7 अलग से तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाले, फिर 2,000 का अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाले, लेकिन 7,000 और 2,000 का दोनों का पी फैक्टर तो सेम ही रहेगा ना, तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें। 0.909, 0.826, 0.751 है ना। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो भाई। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अब आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। 3,000 इंटू 909, 2727, 5,000 इंटू 0.826, 4130 और 5,000 इंटू 0.751, 3755। फिर 2727 प्लस 4130 प्लस 155, मतलब 10,612। क्लियर क्या, ये आपके पास आ गई रनिंग कॉस्ट 10,612, और एक और कॉस्ट थी स्टार्टिंग में 10,000 की। पूरा क्वेश्चन ही कॉस्ट का है, बस इनफ्लो तो केवल एक ही है। ले देखिए ये 2,000 वाला, तो 20,612 अपॉन कर देते हैं इसमें क्या बताओ, डिस्काउंट रेट 10% है ना। तीनों का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर याद है ना अपन को, क्या ऐसे ही करते थे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालते समय, कि तीनों का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 0.909, 826 और 751, तो 2.486, तो 2.486 से डिवाइड कर दो। निकालते थे ना इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इक्विवेलेंट में यही तो करते हैं। 8291, तो 8291 किसके अप्रोक्स आ रहा है भाई ये। अब गलती क्या हो सकती है, 8892, कोई स्टूडेंट 91 देख के 92 देख के बोले इस पर टिक लगाते, लेकिन ये 8,800 है, ये 8,200 है, तो सी आंसर होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे अपन क्वेश्चन को। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैज़ 4 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अवेलेबल, प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, कैपिटल नीडेड एट टाइम 0, एनपीवी। अगर आप ऐसे देख के समझ जाओ कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन है तो ये बहुत बढ़िया बात है। इफ़ द कंपनी हैज़ 32,000 टू इन्वेस्ट, कैपिटल राशनिंग आ गया, मतलब अमाउंट दे दिया केवल कि कंपनी का लिमिटेड कैपिटल है। प्रोजेक्ट इज इनफाइनाइटली डिविजिबल, डिविजिबल प्रोजेक्ट है, तब तो और यकीन हो गया कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे बढ़िया है। तो क्या करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो सीधा सीधा। ठीक है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पीआई निकाल लो। एनपीवी डिवाइडेड बाय कैपिटल, तो 25 डिवाइडेड बाय 8, 3.5, 30 डिवाइडेड बाय 12, 2.5, 36 डिवाइडेड बाय 16, 2.25। क्या करोगे, रैंक दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब 32,000 कैपिटल है, तो पहली रैंक देखें जरा। पहली रैंक में हम 25,000 की एनपीवी कमा लेंगे। ठीक है ना, अगर हम प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्ट करेंगे तो 25 यहाँ पे एनपीवी लिख देता हूँ मैं। और कॉस्ट कितनी लग जाएगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारी कॉस्ट लग जाएगी 8,000 की। लेकिन अभी तो काफ़ी पैसे बाकी है हमारे पास, 32,000 टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है अवेलेबल, 8,000 ही लगे हैं अभी तो। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैंक किसकी है, प्रोजेक्ट 1 की, तो प्रोजेक्ट 1 को उठाएंगे। प्रोजेक्ट 1 में एनपीवी कितनी है, 30,000 की, कैपिटल कितनी चाहिए, 10,000 की, तो अभी भी कैपिटल बच रही है, 18,000 ही तो लगाया अभी तक हमने।
फिर तो हम लेंगे थर्ड रैंक, 12,000 लगा के देखें, और एनपीवी कितनी मिलेगी 30,000 की। अब देखो तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 12 + 8 20 30, तो 2,000 बच गया, ठीक है। और कौन सा प्रोजेक्ट बच रहा है, फोर्थ। 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, फोर्थ बच रहा है। फोर्थ में इन्वेस्टमेंट चाहिए 16,000 का, लेकिन 16,000 तो पैसे ही नहीं बचे। बचे कितने, 4,000 पैसे बचे हैं, ठीक है भाई, देख सकते हो ना। 20 + 10 30, 2,000 पैसे बच रहे हैं, सॉरी, 8,000 + 10,000 + 12 30, मतलब 2,000 जो पैसे बच रहे हैं उसको अब प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे, ठीक है। डिविजिबल प्रोजेक्ट है ना, 16,000 एनपीवी मिलेगी, 36,000 एनपीवी मिलेगी 16,000 का इन्वेस्टमेंट करने पे। तो 2,000 करने पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 36/16 × 2, तो 4,500 और कमा लेंगे, ठीक है, अगर हम 2,000 और इन्वेस्ट कर दें तो आप देखो हमारे पास कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये सब फ़ायदा है हमारा। तो 4,500 + 30,000 + 30,000 + 25,000 मीन्स 89,500 हम कमा लेंगे आराम से इस प्रोजेक्ट से। सही है ना, 89,500 हमने अर्न कर लिए। तो बी, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जरा, पढ़ लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने भी पढ़ लिया इसको। क्या बोल रहा है ये, प्रोजेक्ट हैज़ अ इनिशियल आउटफ्लो एट टाइम 0 व्हेन द असेट इज bought, then a series of the revenue inflow at the end of the each year, and finally sale proceed from the sale of the assets। बोल रहा है, सिंपल बात कर रहा है कि असेट में 0 ईयर में तो आउटफ्लो है, ठीक है, देन अ सीरीज ऑफ रेवेन्यू इनफ्लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फिर उसके बाद लगातार क्या होते हैं, इनफ्लोज होते हैं, ठीक है, कई साल तक, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक मान लो हर साल, और फिर लास्ट ईयर में जो है सेल प्रोसीड होगी, 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इनफ्लोज और 1 आउटफ्लो। एनपीवी जो है 12,000 आ रही है जब इन्फ्लेशन रेट 0 है, तो क्वेश्चन का कनेक्शन इन्फ्लेशन से है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। इफ द इन्फ्लेशन रेट वर राइज टू 7% पर ईयर, एकदम से इन्फ्लेशन रेट 7% हो गई, all the revenue inflow were subject to this rate of inflation, all the revenue were subject to this rate of inflation, but the initial expenditure and resale value were not subject to inflation, what would happen to the NPV। बोल रहा है ये जो सारे इनफ्लोज है ना, ये सब की सब में क्या लग जाएगा, अब इन्फ्लेशन लग जाएगा, ठीक है। बट इनिशियल आउटफ्लो तो वैसे भी 0 ईयर में होता है, तो इसमें जो इन्फ्लेशन की वैसी बात नहीं करेगा। बट इसमें एक अलग पॉइंट क्या दे दिया, स्क्रैप वैल्यू पे कोई भी क्या नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। स्क्रैप वैल्यू पे मतलब इन्फ्लेशन की ऐड नहीं करेंगे। अब बताओ क्या होगा, एनपीवी जो है वुड रिमेन द सेम, बढ़ेगी, कम हो जाएगी, या फिर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, मतलब पागल हो जाएगी। तो बताओ चारों में से क्या ऑप्शन है आंसर। देखो आप ध्यान से सोचने वाली बात है कि इन्फ्लेशन अगर हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम पहले बिना इन्फ्लेशन के थे रियल लेते थे, अब रियल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन ऐड करके नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐड करनी, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी पड़ेगी। तो हर साल का इनफ्लो चलो बढ़ गया इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो नॉमिनल ली, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे तो इफेक्ट 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। हर साल के जो कैश इनफ्लो है वो इंक्रीज हो गए इन्फ्लेशन से, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो इंक्रीज हो गई, तो इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन 5th ईयर की जो स्क्रैप वैल्यू है वो इन्फ्लेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन इसको भी हम डिस्काउंट किससे करेंगे, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सोचो अगर स्क्रैप वैल्यू को पहले हम 10% से डिस्काउंट करते थे जो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, और हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 12% से डिस्काउंट कर रहे हैं, तो स्क्रैप वैल्यू किस केस में कम आएगी, 12% के केस में, ठीक है ना। ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पे
स्क्रैप वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, उसकी वजह से जो एनपीवी है वो गिर जाएगी, एनपीवी वुड फॉल। ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एआरआर एंड द पेबैक मेथड आर ट्रू? बताओ भाई कौन से स्टेटमेंट जो हैं दोनों मतलब सही है, बस ट्रू है। पेबैक और एआरआर से रिलेटेड पूछ रहा है। बोथ मेथड आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गलत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो यूज़ होता ही नहीं इन दोनों मेथड में, क्योंकि ये तो प्रेजेंट वैल्यू को मानते ही नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। द एआरआर डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ रिटर्न ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब एआरआर जो है डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा होता ही नहीं होता, बताओ। रिटर्न्स तो ये कंसीडर करता है ना, ठीक है। हाँ, भले ही लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पूरी की पूरी कंसीडर नहीं करता, लेकिन हर साल के रिटर्न, जैसे 10,000 पहले साल में हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 13,000 हो गया, फिर 15,000 हो गया, ऐसे करके एआरआर कंसीडर करता है नहीं करता? एवरेज करते हैं ना अपन इनमें, तो कंसीडर करता ही है। ठीक है, तो ट्रू बोला है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, डज नॉट लिखा है ना यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स है। द पेबैक मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैश फ्लो, तो कैश फ्लो पे ही बेस होता है, बिल्कुल सही बात है। पेबैक मेथड तो सीफैट लेते हैं ना इसमें। रिक्वायरमेंट फॉर अर्ली पेबैक कैन इंक्रीज अ कंपनी लिक्विडिटी, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर जल्दी पेबैक मिल जाएगा तो फिर कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो सुधर जाएगी। भाई 10,000 आज लगाए, अपन ने पढ़ा भी था ये सब, 10,000 आज लगाए और 2 साल में पैसे रिकवर हो रहे हैं, और दूसरी एसेट पे 5 साल में रिकवर हो रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया क्या है, 2 साल वाली, तो लिक्विडिटी के हिसाब से। ठीक है, तो सी और डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें ना, रिटर्न्स बोला है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं बोला। क्लियर क्या? तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रिलेवेंट बॉक्सेस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सिमुलेशन एक्सरसाइज आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिमुलेशन से रिलेटेड पूछ रहा है आपसे। इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम, फॉल्स है। तो इसमें तो मल्टीपल वेरिएबल एक साथ चेंज करते हैं सिमुलेशन में, तो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है ना सारी। इट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ मैनी वेरिएबल चेंजिंग एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही बात है। इट पॉइंट आउट डायरेक्टली टू द करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ये सारे मतलब सिमुलेशन तो 10,000 बार चलता है, 10,000 टाइम्स, ठीक है, 20,000 टाइम्स, बहुत सारे डिसीजंस निकाल के देता है, फिर डिसीजन तो अपन को लेना होता है। ठीक है, इट असेस द लाइकलीहुड ऑफ द वेरिएबल चेंजिंग, ये थोड़ा बताता है कि वेरिएबल क्या क्या चेंज हो सकते हैं, वो तो हमें बताना पड़ता है कि पी फैक्टर चेंज हो सकता है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, कंप्यूटर थोड़ा बताएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा, हो सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं है, लेकिन रियल में बताऊं तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे सीए वगैरह के अंदर या यूएससीएमए वगैरह इन जगहों पे सीएफए के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बट पता नहीं हमारे क्यों नहीं दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने कभी F2 या F5 में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है, वरना कभी ना कभी 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स में देखा हो तो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, जैसे कोई कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है, 10,000 और 12,000, ठीक है, अपन ने निकाला, तो ये मान लो इसका मीन आ गया, मीन मतलब एवरेज आ गया। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये एक्स की वैल्यू है और इनका मीन आया कितना, 10,000 और 12,000 का सिंपल मीनिंग निकाल देते हैं, वैसे तो वेटेड एवरेज करते हैं उसमें, डिवाइडेड बाय 2, 11,000 आया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू x माइनस एक्स बार करते थे ना आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, x बार आ गया। अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कभी पढ़ा हो तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा करके। तो वो छोड़ो, वो सब अपने नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि कोई फिगर मीन से कितना डेविएट होगा, एवरेज फिगर से कितना डेविएट होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। तो जितना ज़्यादा डेविएशन है फिगर के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे देखो 10,000 से 11,000, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 1,000। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन 1,000, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर यही मीन हो
सपोज करो ये एक्स की फिगर हो 17,000 और 25,000, ठीक है। तो 25 प्लस 17 कितना, 42 डिवाइडेड बाई 2, 21। तो ये 4,000, ये 4,000, ये मतलब 4,000 का डेविएशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बताता है कि प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन, बिल्कुल सही बात है। तो ये वेरिएबिलिटी बताता है मीन से, है ना, ठीक है, कि मीन में कितना चेंजेस आ सकता है। द टाइटर द डिस्ट्रीब्यूशन द हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। नहीं, अब जैसे देखो दोनों में से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्स, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से टाइट क्या है, मतलब दोनों में से क्लोज क्या है, क्लोज है 10 और 12,000। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है इनका, कम आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। लेकिन इधर देखो 25,000 और 17,000, तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है इसलिए 4,000 का, तो ये ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो टाइटर द डिस्ट्रीब्यूशन हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं उल्टा हो जाएगा ना ये। तो अगर टाइटर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कम आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। द वाइडर द डिस्पर्सन द लेस रिस्की सिचुएशन, नहीं, डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जैसे 4,000 है ये, तो ये ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है, ना कि 1,000 ज़्यादा रिस्की है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम, ये भी नहीं होता। ये बताओ क्या होता है वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। मीन मतलब जो अपन बोलते हैं ना मीन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड पूछ लिया, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे है नहीं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, कभी आपने F2 F5 वगैरह में देखा हो तो। 96, अब लॉन्ग टर्म लीज, इसने यहाँ पे अकाउंट्स डाल दी, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म लीज मतलब फाइनेंस लीज, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी, ये तो करेक्ट है। फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं। असेट एंड लीज ऑब्लिगेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। जो फाइनेंस लीज होती है उसमें लेसी एसेट को अपने दिखाता है कि वो एक तरीके से ओनर है उसका। लीज पीरियड विल कवर ऑलमोस्ट ऑफ द लीज असेट यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे असेट की लाइफ 5 साल है, तो लीज पे भी करीबन 5 साल के लिए असेट दी जाती है। करीबन 90% के आसपास जो है, 5 का 90% मतलब कम से कम इतने साल के लिए दी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे 4.5 ईयर्स, तो इसको फिर फाइनेंस लीज बोल देते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जितनी एसेट की लाइफ होती है उतनी ही लीज टर्म पे दी जाती है एसेट, तो फाइनेंस लीज की तरफ इंडिकेशन होता है। लेसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लीज्ड एसेट, नहीं, लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है खुद रिपेयर मेंटेनेंस कराने के लिए, तो ये डी है। अब ये अकाउंट्स का स्टेटमेंट पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। Each company latest result are as follows: profit before interest and tax, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। 3 चीजें दे दी। इन एडिशन, पहली बार क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल बजटिंग के अंदर इंटरेस्ट इन्होंने लिखा है, वर्ड यूज किया है। इन एडिशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर एस फॉलोज। इक्विटी और लाइबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मतलब डेप्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, एक तरीके से डेप्ट है और ये इक्विटी है, दोनों को जोड़ दो तो 12,500 आ जाएगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट अभी तक किसी क्वेश्चन में था नहीं, इस क्वेश्चन में है तो निकाल लेंगे। तो 2,500 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। और कुछ भी नहीं गए तो आप तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकाल दे करो, एवरेज करने की जरूरत नहीं है इनिशियल कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 20%। A company undertake a project involving machine a cost of 65,000. The machine is used on the project for life years for 4 years, generating a cash inflow of 20,000 per year. कैश इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो,
ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो दे रखा है, मतलब स्टार्टिंग का, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस नहीं है मतलब इसमें से, क्योंकि कैश फ्लो वर्ड यूज किया है ना, तो ये 20,000 का है। इट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 10,000। टैक्स बोल रहा है कितना लगाना है, 30% का। आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताना है इनिशियल। ठीक है, नहीं भी बोलता तो इनिशियल ही लगाते। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें से क्या है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपन को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैश फ्लो है क्योंकि ये तो अर्निंग है। ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट वगैरह तो दे नहीं रखी अपन को, तो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी है, 65,000, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द सेट, लाइफ कितनी है, 4 साल। 65 माइनस 10 अपॉन 4 मीन्स 13,750। तो 20,000 माइनस 13,750, 6250। तो 6250 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इनिशियल, तो इनिशियल तो 65,000 ही है, इंटू 100, अप्रोक्स 10% के आसपास आ जाएगा, 9.61% या 9.62%। 9.615 आ रहा है तो 9.62 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये 10% मतलब 9.6 और 10, इन्होंने नियरेस्ट बोला था ना होल परसेंटेज। ठीक है, तो 10% हो जाएगा। तो हमने ये सारे इसके MCQ पैटर्न के क्वेश्चन करे। अब आपको क्या करना है, देखो बुक तो ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये केवल क्वेश्चन है ना, आप PPT से कर लो इसी से ही। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर एक जगह पे दे रखे हैं, आप बुक में ऐसे पलटोगे पन्ने, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को 2-3 बार करो। इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज इशू आ सकता है, लेकिन एकदम से तो कंफर्टेबल हो गए नहीं, तो 2-3 बार तो करना पड़ता है, 2 बार तो करना पड़ता है ना हर चीज़ को अपन को, 2 टाइम्स तो अपन करते हैं रिवीजन वगैरह में, तो उधर जाके क्लियरिटी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 95% तक आपके क्वेश्चन इसमें से सही जाने चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।